सर मैं नारी वंदन अधिनियम पर आपका भाषण सुन रहा था लोकसभा राज्यसभा में, माफ कीजिए, 12 साढ़े 12 मिनट का भाषण, 13 मिनट का भाषण। उसमें नारी वंदन को लेकर आपने थोड़ा सा रिएक्ट ऐसे किया, तो उससे जुड़ा एक सवाल मुझे समझ में आया कि क्या सेक्युलर पार्टीज़ के लिए ये जो कल्चरली अनकंफर्टेबल होता है हिंदू सिंबोलिज्म, नहीं, ऐसा कतई नहीं। मैं आपको हिंदू आइडेंटिटी, नहीं, ये मेरा इस पर थोड़ा काम भी है और मैं इस मामले में लोहिया जी को बहुत मानता हूँ। रामायण की लोहिया जी ने तो रामायण में वही मैं कहने ही जा रहा था कि मेरा दृष्टिकोण, जैसे मैं बिहार के जिस क्षेत्र से आता हूँ, हमारे जो रामायण या रामचरितमानस मिथिला से हैं, रीडिंग तो मिथिला रामचरितमानस के बिना कैसे पूरी होगी? नहीं, लेकिन हमारे सीता केंद्रित हाँ वही कह रहा हूँ। तो और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि हमारी परवरिश में धार्मिक सिंबल ओढ़ी हुई नहीं थी, मतलब उस आस्तीन में लेकर नहीं चलने वाली। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से ऐसा था। वो चीज, ये जो आडंबरवाद है, आडंबरवाद से थोड़ा भेद है। और आज भी जैसे घर में या कहीं क्राइसिस हो, मेरे पिता एक दौर से गुजर रहे हैं, तो जाहिर है ईश्वर आपके अंतर्मन में हमेशा होते हैं। ईश्वर आपके पिताजी को दीर्घायु करें। वैसे मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि इस राजनीति के व्यस्त जीवन में भी आप इस तरह से पूरी सेवा में नहीं, लगे पूरा रहते हैं। परिवार इसमें मैं समझता हूँ कि लगा हुआ है। खैर, मैं आपके उस पर आता हूँ कि हमारे लिए वो दिक्कत नहीं है सिंबॉलिज्म, बल्कि नेहरू ने तो इस देश को सिखाया। नेहरू ने सिखाया कि सारे सिंबल एक साथ रह सकते हैं। एक सिंबल दूसरे से कभी ये नहीं कहेगा कि चल दूर हट, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है, तू हमारे हिंदुस्तान में नहीं रह सकता। तो ये जो सिंबल के बीच भी एका थी, जो मैं अपनी एक किताब में भी लिखा है, कोलिशन के पक्ष में मैंने एक किताब लिखी है, इन प्रेज ऑफ कोलिशन एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, जिसमें मेरा मानना है कि भारत अपने आप में एक कोलिशन है। भारत का विचार कल्चरल कोलिशन है, रीजनल कोलिशन है, लिंग्विस्टिक कोलिशन है, फूड कोलिशन है, वर्शिप कोलिशन है। जहां ढूंढिए हर राज्य का एक कोलिशन का कैरेक्टर है, जो आगे बढ़ता हुआ केंद्र तक करके उसकी नियति तय करता है। लेकिन तो जैसे आपने हिच दिया, मैं उसको 2 बार सुना दोबारा से जी, पहले पार्लियामेंट में भी सुना था, लेकिन अभी दोबारा से सुना, तो जो आपका रेस्पॉन्स था ना, उसमें लगा मुझे कि केवल आपको नारी वंदन अधिनियम से नहीं भाई, आपको मैं स्पष्ट करूं, मुझको उससे नहीं है। मुझको लगता है ना कि इन दिनों मतलब बिल की जो आत्मा है उससे परेशानी हो तो समझ आती है। नहीं, इन लोगों ने इस बीच में जितने भी बिल्स के नाम रखे, माफी के साथ कहता हूं, बिल्स ऐसे होना कि वो पॉपुलर तुरंत हो जाए। अभी उन्होंने मनरेगा को किया है वीजी राम जी, कुछ किया। मैं देख रहा था कि हमारे मिनिस्टर साहब शिवराज सिंह जी बिना कागज देखे बोल ही नहीं पा रहे थे। मैंने हंसते हुए हास्य में कहा भी कि साहब नाम छोटा रखते ना, और कि तुरंत में आ जाए, या आप ये लंबा लंबा नाम रख देते हो, कोई मिनिस्टर नहीं ढंग से बोल पाता है, ब्यूरोक्रेट उसका एक ऐसा एक्रोनिम बना लेता है जो किसी के पल्ले नहीं पड़ता है। तो ब्यूरोक्रेट्स भी उसी तरह से करते हैं, वो राणा के चेतक हैं, हम वही कहा, पुतली से पहले मुड़ जाते हैं। इसलिए ये कभी भी संभव है हमारे देश में। आसान शब्द नहीं है क्या हमारे पास? जो वही बात मैं कह रहा हूं, जो चीज आसानी से समझाई जा सकती है। हमारे एक शिक्षक थे, उसके बारे में मैं एक लाइन हास्य में कहूंगा, उनके बारे में यह मशहूर था कि आसान से आसान टॉपिक उनको दे दो, वो उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे। पढ़े लिखे होने की निशानी। हाँ, वो इतना कॉम्प्लिकेट कर देते थे। और इंटरेस्टिंगली मैं एमए का छात्र था, तो उनके पढ़ाई हुई चीज को बाद में मैं अपने क्लास में दोस्तों को पढ़ाता था, तो उन्होंने ये कहना शुरू किया, ऐसे क्यों नहीं समझा देते। तो वो क्या है ना, कई दफा कई लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि जितना कॉम्प्लिकेट करोगे आपकी एक्सेप्टेंस उतनी बढ़ेगी। नहीं, जैसे इस सब्जेक्ट पर चलें, वैसे भाषण के एक आखिरी हिस्सा भी बहुत चर्चा में रहा आपका, कि जब आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता से ख़त्म किया और ठाकुर का कुआं पढ़ा, जिसको मैं सुन रहा था कि मुझे कोई विवाद उसमें नहीं लगा, क्योंकि आपने उसको 2 बार क्लैरिफाई भी किया।
लेकिन ठाकुर का कुआं में क्या है? ये ठाकुर का कुआं तो वैसे जिंदा है ना? नहीं, मैं तो देखिए सीधी सी बात कह रहा हूँ, उस पर इतना उस वक्त हुआ, लिखा गया। मैं मानता हूँ कि प्रेमचंद की कहानी थी और वाल्मीकि जी ने उस पर कविता लिखी। मेरे स्वयं के अंदर एक एक छात्र ने पीएचडी की है जी। इस तरह के लिटरेचर पे, जिसमें वाल्मीकि जी का काफ़ी लिटरेचर है। और मैंने उसको आधिपत्य समझाने के लिए किया था। ठाकुर का कुआं मतलब आधिपत्य है। आधिपत्य समझाने के लिए। और बाद में बहुत दुख हुआ कि कई मेरे दोस्तों ने भी मुझसे कहा कि अरे तुम्हारी तो वोकैबुलरी, तुम्हारे पास तो और इतना मैंने कहा देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आहत हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर किसी को भी, दो व्यक्ति भी मेरी किसी बात से आहत हो, जैसे इस इंटरव्यू में आपको अगर मेरी किसी बात से आहत होंगे तो ये मेरे लिए कतई गर्व का क्षण नहीं होगा, मुझे कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या इस देश में, जैसे अगर मैं ब्राह्मणवाद की बात करूं, ब्राह्मण नाराज क्यों होगा भाई? ब्राह्मणवाद तो किसी में भी हो सकता है। ब्राह्मणवाद कोई कास्ट से रिलेटेड वही, लेकिन वो जो एक, माफ कीजिएगा, आधुनिक हम हो रहे हैं, लेकिन एक लेवल पे हम उतनी ही तेजी से पीछे जा रहे हैं। और ये आधुनिकता और मध्ययुगीन चीजें एक साथ चल रही हैं। और जो, जैसे मैंने सच्ची रामायण पढ़ी, यहां रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन मुझे डीएमके, एआईडीएमके के साथियों ने बाद में तमिलनाडु के अखबारों की कटिंग भेजी। तो क्यों हम कल्चरली एक जैसा नहीं सोच सकते हैं? बाय एंड लार्ज पेरियार तो नेशनल आइकन है, आप उनकी हर बात से सहमत नहीं हो सकते हैं। नेहरू की हर बात से सहमत नहीं हो सकते हैं। नेहरू से लेकर मतलब ईश्वर की हर बात से सहमत नहीं हो सकते हैं। हिंदुइज्म में ये और लेकिन हर महापुरुष में, हर ऐसे व्यक्ति में जिसने समाज में एक छाप छोड़ी है, उसके अंदर कुछ ऐसा है जिस पर विवेचना और विश्लेषण जारी रहना चाहिए। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे जानकारी मिली, पता नहीं करेक्ट है कि नहीं, कि आपने जब ये कविता पढ़ी तो आपके पास एक और कविता थी अदम गोडवी साहब की। हाँ। अदम गोडवी मेरे पसंदीदा लोगों में से हैं। आपको बिल्कुल ये नहीं पता कहाँ से चला आपको ये कहीं मैंने इंटरव्यू में बोला नहीं, कि मुझे नहीं पता, लेकिन जानकारी मिली। मेरे कौन पास सी थी कविता वो थी कविता थी, क्योंकि वो पार्लियामेंट तो नहीं है ये। नहीं, वो कविता थी, बेहद खूबसूरत कविता है, चमारों की गली में। हाँ, चमारों की गली में। लेकिन चूंकि उस शब्द के एक्सपंज हो जाने का खतरा था, क्योंकि आमतौर पे वो एक्सेप्ट नहीं होता है पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स में, तो मैंने उसे खारिज कर दिया था कि नहीं, इसे नहीं पढ़ा जाए। अब पार्लियामेंट में तो शेर में झूठ बोल दे तो भी एक्सपेंस हो जाता। नहीं, वो तो मैं कई दफा देखा हूँ। एक्सपंज होने की कहानी बहुत अद्भुत है। थैंकफुली मैं अब तक, मेरे भाषण का कोई हिस्सा एक्सपंज नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन आप तो प्रधानमंत्री का भाषण एक्सपेंस नहीं, करवा, उसमें भी देखिए, मैं एक बात कहूँ सर, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। मैं हाँ, पार्लियामेंट 40 साल कवर किया। मैं 2018 की ये घटना है, और संभवतः जो व्यक्ति उस समय में हरिवंश जी के समक्ष चुनाव लड़ रहे थे, संभवतः उन्हें आज कर्नाटक का पीसीसी चीफ बनाया गया है, बीके हरिप्रसाद हमारे पुराने मित्र। हाँ, तो उनके नाम में भी हरि है और हरिवंश जी के नाम में भी हरि है। तो पीएम आए, और पीएम जाहिर है जब स्वतः स्फूर्त बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता, तो कई दफा वो आवेग में बह जाते हैं। और उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कही जो मुझे, और मेरा उस समय में 3 महीना भी नहीं हुआ था। 18 में तो आपने, हाँ, अप्रैल में आया था। अप्रैल में आए हैं शायद आप। ये जुलाई अगस्त की घटना होगी, मॉनसून सेशन की। तो मैं अचंभित हुआ, सीपीएम के दोस्त साथियों से बात की, मैंने कहा यार ये ठीक नहीं है, क्योंकि आज से 10 साल बाद कोई जब पार्लियामेंट में रिसर्च करेगा स्पीच की, तो उसे ये बेतुका लगेगा कि पीएम ने। तो मैंने और मुझे, मैं धन्यवाद उस समय के चेयरमैन का भी देना चाहूँगा कि उनको आइडिया था कि मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस बात का है, लेकिन उन्होंने मुझे मौका दिया, कर्टेल नहीं किया। और अगले दिन एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक, सबने छापा, एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा देखिए, आज आप नहीं मानिएगा, बट आई हैव डन माय पीएम अ फेवर। रिकॉर्ड में अब वो चीज नहीं है कि आज से 15 साल बाद उसको कोई उस पर सवाल खड़ा करे, उसको कोट करे और ये कहे कि इस देश की राजनीति में एक ऐसा क्षण भी आया था जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद के उच्च सदन में हुआ था। लेकिन आपने तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर भी ऑब्जेक्शंस किया। देखिए,
वो मुझे बहुत, एक बात आपके साथ मैं कहूँ इसको वेरी ऑनेस्टली, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या थर्ड फ्रंट, मुझको लगता है ना कि प्रेसिडेंट के स्पीच लिखने की ये परिपाटी बदलनी चाहिए। सरकार अगर का स्टेटमेंट नहीं। हाँ, मुझको लगता है कि थोड़ा बदलाव इसमें हम कर सकते हैं एज ए मैच्योर डेमोक्रेसी, कि गवर्नर का एड्रेस सिर्फ सीएम की कैबिनेट का रिकमेंडेशन ना हो, या ऑनरेबल प्रेसिडेंट का एड्रेस उनको कम से कम इतनी स्पेस हो कि अगर वो टेलीविजन पे अगलगी देख रही हैं, भूखमरी देख रही हैं, तो उनका 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 अभिभाषण शमशान में विवाह का गीत ना लगे। ये किया जा सकता है। गंभीर टिप्पणी है। और उस आदमी से जो किसी समय इंडिया ब्लॉक का या अपोजिशन का डेप्टी चेयरपर्सन का मेंबर वो भी हो, कैंडिडेट भी हो। देखिए, उन सब चीज़ों में आपका अपना दखल नहीं होता। हालांकि मैं उस पद के लिए, मेरे अंदर कभी लालसा नहीं रही। मुझे लगा कि वो एक ऐसा पद है जो आप वहाँ चले गए तो बोलने के अधिकार से आप वंचित हो गए। अब आप सिर्फ दूसरों को बुलवाओ, उनका वक्त देखो, घंटी बजाओ, बैठ जाओ, ये इसके अलावा